So today friends, student we are going to study section 8 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023। तो पहले हम रीड आउट कर लेते हैं कि सेक्शन 8 कहता क्या है। पहले हम इसको हिंदी में भी समझेंगे कि ये क्या इलस्ट्रेट करता है। थिंग्स said or done by the conspirator in reference to common design। तो फ्रेंड्स इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है कि जब किसी क्राइम को करने के लिए मोर देन टू पर्सन्स या मोर देन टू पर्सन्स आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पायर करते हैं रिगार्डिंग कि क्राइम कैसे होगा, क्या क्राइम करना है, तो उसको कहते हैं हम कॉन्स्पिरेसी। तो फ्रेंड्स जैसे कि कॉन्स्पिरेसी का टाइम पीरियड कितना होता है। तो ये कह रहा है कि कुछ भी कहा गया हो या किया गया हो, एनी एक्शन और स्टेटमेंट यानी कि थिंक सेड कुछ भी कहा गया हो और डन या किया गया हो बाय द कॉन्स्पिरेटर्स, तो इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन जो भी उनकी इंटेंशन है किसी भी तरह की क्राइम करने की, उसके रेफरेंस में कुछ भी कहा जाएगा तो वो क्या कहलाया जाता है, दैट इज बीन एडमिटेड एज एन एविडेंस, रेलेवेंट है वो। ठीक है, रेलेवेंट एविडेंस उसको मान लिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेयर देर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स, जब ये माना जाता है रीजनेबल ग्राउंड है ये मानने के लिए कि दो या दो से अधिक पर्सन्स हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग। दो या दो से अधिक लोगों ने क्या किया है, कॉन्स्पायर किया है, कॉन्स्पिरेसी की है किसी ऑफेंस को करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग। एक्शनेबल रॉन्ग क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्शनेबल रॉन्ग होता है किसी भी तरह का ऐसा क्राइम जिसके लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। एनीथिंग सेड डन और रिटन, कहा जाए, किया जाए या कुछ लिखा जाए बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लीजिए ए और बी और सी थ्री पर्सन्स हैं। इन्होंने तीनों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी की है क्या करने की, डी को मारने के लिए। तो ए बी सी जब वो कॉन्स्पिरेसी कर ली उन्होंने, तब भी की है तब तक जब तक वो कुछ भी उस कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग कुछ भी बोलते हैं, after the time when such intention was first entertained by any one of them is relevant fact as against each of the person believed to do so conspiring। मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी सी तीनों ने मिलके जो है कॉन्स्पिरेसी की है डी को मारने के लिए। ठीक है, तभी क्या होता है, ए बी सी के द्वारा कुछ भी बोला गया हो, किया गया हो या फिर लिखा गया हो, तीनों में से कोई भी एक्टिविटी हुई हो, वो क्या उसको रेलेवेंट मानेगा। ए ने बोला है कि बी सी भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, तो ए अगर बताता है कि बी भी इन्वॉल्व है, ए ने मान लीजिए कुछ बोला, ए ने बोला बाद में कि ये सब तो मुझे बी ने बोला था करने के लिए, ये सी ने कहा था, या फिर ए चाकू लेके आया, बी ने टाइमिंग नोट किया, सी ने जो है कार का अरेंजमेंट किया है। तो ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों जो पर्सन्स हैं, ये तीनों एक दूसरे से कोई भी बात करते हैं, तो ए ने कुछ भी बात करी वो बी के खिलाफ, तो बी बी के लिए भी वो बी कुछ बात बोल सकता है, सी के लिए भी कोई बात बोल सकता है, ये वो एक दूसरे के खिलाफ यूज की जा सकती हैं एज ए एविडेंस। मगर ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्पिरेसी हो चुकी हो या फिर कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, बात हो चुकी हो, कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हो चुकी हो। अगर कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत ही नहीं हुई है और फिर कुछ बोला जा रहा है तो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। तो ए बी सी ने कॉन्स्पिरेसी कर ली और उसके लिए उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और कॉन्स्पिरेसी अभी तक क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम
स्टार्ट हो गया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वो जाने लग गए हैं। तो अब डी को उन्होंने मार दिया है जाके, और क्राइम कमिट हो गया है। ठीक है, क्राइम कमिट हो गया, तो अभी कॉन्स्पिरेसी का जो मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा हो गया है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल के बोलते हैं। बी और सी ने मिलके क्राइम करने का सोचा। ए को कुछ नहीं पता, ए बाद में आता है और क्राइम में ज्वाइन कर। जब कॉन्स्पिरेसी हो रही थी तब ए इन्वॉल्व नहीं था, तब ओनली बी एंड सी थे। और बाद में जो है थोड़े टाइम बाद वो आता है और वो इनके साथ जुड़ जाता है, और फिर तीनों मिलके ए बी सी जाके डी को मार देते हैं। तो क्या इसमें ये जो है ए है कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व माना जाएगा? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जब इनिशिएट हुई थी, पूरी कंप्लीट भी हो गई थी, बातचीत खत्म हो गई थी, तब भी ए नहीं था। ए तब आया जब एक्शन का टाइम आया, मगर बाद में उसको पता था कि क्या क्राइम करने जा रहे हैं, तो भी ए जो है कॉन्स्पिरेसी का मेंबर माना जाएगा। तो और अगर ऐसा हुआ है कि ए और बी इन्वॉल्व, बी एंड सी, ए बी सी तीनों ने मिलके क्राइम के बारे में सोचा, कॉन्स्पिरेसी भी कर ली, मगर एक्शन लेने से पहले ए ने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा और मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर रहा, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो क्या वो कॉन्स्पिरेटर माना जाएगा? उसके खिलाफ बोला जा सकता है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था? तो यस, उसको बारे उसके वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल माना जाएगा। तो इसको, इस सेक्शन को जो है लॉ में नेसेसरी एविल बोला जाता है, क्योंकि ये अगेंस्ट दैट लॉ है कि ये अगेंस्ट इस चीज़ के है कि क्राइम जो है रीजनेबल डाउट के बिलो अबव जाके क्राइम जो है प्रूव होना चाहिए। मगर इसमें तो जब वो कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है उसके खिलाफ, तब भी जबकि वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो है एक नेसेसरी इविल की तरह से एक्शन, ये सेक्शन काम करता है। क्योंकि दे आर ही दिस सेक्शन इज इंक्लूडिंग पीपल स्टिल दे आर नॉट डूइंग द क्राइम, they are living before the crime, still they are included according to this section. So आपने समझा, कॉन्स्पिरेसी से पहले जो छोड़ के चला गया है वो भी कॉन्स्पिरेसी का इंक्लूडेड माना जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उसके बाद भी इंक्लूड हुआ है, ड्यूरिंग एक्शन के टाइम पे क्राइम पे वो भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सेक्शन ये बताता है। तो ये तीनों व्यक्ति ए बी सी जो थे, जो भी मैंने 3 एग्जांपल बताए आपको अलग अलग पोजीशन के अंदर, शुरू में तो ए बी सी तीनों मिल के गए, तीनों ने क्राइम किया, तीनों ने मिलके क्राइम कर दिया, उसको किल कर दिया डी को। तो ए बी के खिलाफ कुछ बोलता है, बी सी के खिलाफ कुछ बोलता है, या फिर ए बी मिलके सी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो वो एडमिट किया जाएगा, इट विल बी अ रेलेवेंट प्रूफ अगेंस्ट द सी, कि ये क्राइम, मगर ये होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो सभी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज जॉइन इन द कॉन्स्पिरेसी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। तो एक रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है ये देखने के लिए कि ए ने एक कॉन्स्पिरेसी की है वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट वो एक वॉर इनिशिएट कर रहा है। द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म इन द यूरोप, बी ने क्या किया, हथियारों का इंतजाम करा यूरोप में फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सी कलेक्टेड मनी इन कोलकाता, सी ने कोलकाता में सी ने मनी कलेक्ट की है फॉर लाइक ऑब्जेक्ट, सेम पर्पस के लिए। इसका मतलब यही सब जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और किस एम के लिए कर रहे हैं। डी परसुएडेड पर्सन टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी, डी ने लोगों को जोड़ा है। ई पब्लिश writing advocating that writings and advocating the object in view at आगरा, ई ने जो है कुछ लिखा है इस कॉन्स्पिरेसी, इस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम डी टू जी एट सिंगापुर द मनी, एफ ने पैसा दिया है, दिल्ली में रहता है एफ, और जी को पैसा दिया जो कि सिंगापुर में रहता है, और उस पैसे को सी ने यूज किया है। हैड कलेक्टेड एट कोलकाता, सी ने कोलकाता में वो पैसा लिया है।
and content for writing letter written by H giving an account of the conspiracy. Contents of the letter written by H having an account of the conspiracy are each relevant both to prove the existence of the conspiracy and to prove the a complexity in it. Although he may have been ignored for all of them, and although the person by whom they were done was stranger to him. देखिए इस एग्जाम्पल में आपको कई चीज़ें ऐसी पता चलेगी कि कुछ लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कॉन्स्पिरेसी में ड्यूरिंग वो इन्वॉल्व है, मगर उन सभी को एम पता है, उन सभी को ये पता है कि दिस मनी कलेक्शन या राइटिंग ये किसने इनिशिएट किया, किसी जिसने ए के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है, ये आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते कई लोग, मगर ये सब इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी में, चाहे ये कॉन्स्पिरेसी के ड्यूरिंग इन्वॉल्व है, मगर कुछ जो है लेट आ रहे हैं, कुछ को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, मगर कॉन्स्पिरेसी के बारे में सभी को पता है। तो ये सब जो है दे विल बी एज अ they will be find out in section 8 as a conspiracy conspirator, मतलब they are the conspiracy makers. So it although may have been ignorant of all of them, and although the person by whom they were done a stranger to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. तो यह फिर जैसे ABCD वाला एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुकी हूँ, इतना बड़ा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधे उससे समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी से पहले छोड़ के चला गया, मगर वो जानता था कि कॉन्स्पिरेसी किस लिए हो रही है, और छोड़ने कॉन्स्पिरेसी होने के बाद वो ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी इन्वॉल्व माना जाएगा, एंड दे विल बी इट विल बी बिलीव टू बी कि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। अगर ABC एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी रेलेवेंट बात बोलते हैं तो वो कंसिडर की जाएगी। एक केस है इसके रिगार्डिंग, केस का नाम है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर, 1940 का केस है। इसमें हम सेक्शन 8 जो कि एविडेंस लॉ में सेक्शन 10 था पहले, उसकी रेलेवेंसी को पता लगाएंगे कि क्या मीनिंग है सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 का मीनिंग फ्रेंड्स ये है कि देखो मैं फैक्ट्स बता देती हूँ कि इसके फिर थोड़ा सा इलेबरेट कर देंगे। फैक्ट ये था कि मिर्ज़ा अकबर जो है, एंड वन देर वॉज अ पर्सन एंड अ लेडी, दे आर मीन्स दैट लेडी इज मैरिड टू अ पर्सन, और वो जो लेडी थी उसका लव अफेयर चल रहा था किसी मिर्ज़ा नाम के पर्सन के साथ। अब इन दोनों ने लवर्स उस लेडी ने अपने लवर के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी की अपने हस्बैंड को मारने के लिए। उसको कॉन्स्पिरेसी को इन्होंने लिख लिया लेटर्स के थ्रू, बोला कि डियर आई विल वी विल किल हिम, एंड वो लेटर्स में खोल खोल के उन्होंने लिख दिया कि आई वी विल किल योर हस्बैंड टुगेदर लिव हैप्पीली एंड दैट एंड दिस। और इसके लिए इन्होंने एक पर्सन को हायर कर लिया, शार्प शूटर को, पैसे देकर कि ये इसको मार देगा। और फिर कॉन्स्पिरेसी हुई और कमिट हुआ क्राइम, और उस शार्प शूटर ने उसको मार दिया, उसके हस्बैंड को मर्डर हो गया। तो सरकमस्टांस इसमें एविडेंस जो है डायरेक्ट एविडेंस नहीं अवेलेबल है, तो सरकमस्टांसेस एविडेंस के बेसिस पे जो है क्या हम सेक्शन 302 में उसको कन्विक्ट कर सकते हैं मिर्ज़ा अकबर को एंड दैट लेडी ऑल्सो। तो कन्विक्शन के लिए इन्होंने बोला था कि सेक्शन 10 के अंदर, जो कि सेक्शन 8 है, अब सेक्शन 10 के अंदर जो है हम इनको रेलेवेंट नहीं मानेंगे एविडेंस को, कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। और वो जो लेडी है उसने जब क्राइम कमिट हो गया उसके बाद उसने मजिस्ट्रेट के सामने कई बातें बोली कि यस मिर्ज़ा अकबर इन्वॉल्व था, मैं अकेली नहीं थी, मिर्ज़ा अकबर भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। तो क्या ये सेक्शन 10 में जो उसकी स्टेटमेंट है लेडी की, वो लेटर्स में तो काफ़ी मटेरियल लिखा हुआ था एक्सचेंज में कि हम दोनों मिलके मारेंगे, ये है, क्या वो स्टेटमेंट जो कि आफ्टर क्राइम उसने बोला, तो क्या वो एडमिसिबल है सेक्शन 10 जो कि सेक्शन 8 है, क्या वो एडमिसिबल है? तो जो ट्रायल कोर्ट था और
अपलेंट कोर्ट था, उसमें तो उन्होंने अपहेल्ड कर दिया कि यस इट इज़ एडमिसिबल अंडर सेक्शन 10, कि क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग ही उसने लेडी ने बोला है, उन्होंने इसको उसके स्टेटमेंट को एडमिसिबल मान लिया अंडर सेक्शन 10। मगर प्रीवी काउंसिल ने बोला कि आप सेक्शन 10 की इंटरप्रिटेशन को इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो चुकी है, इट इज़ बिन एंडेड, क्राइम हो चुका है। और लेडी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो क्राइम ख़त्म होने के बाद हुए, कॉन्स्पिरेसी के बाद कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। तो सेक्शन 10 में जो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं वो ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी होते हैं, नॉट आफ्टर द ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन अचीव्ड। तो कॉन्स्पिरेसी सबसिस्ट करनी चाहिए, तब जो फैक्ट्स होंगे दैट इज बिन रेलेवेंट, जब देन दैट थिंग्स सेड डन और रिटन, दोज थिंग would be relevant under section 10 but not other, when there is subsistence of the conspiracy should be there. After the commission of the crime, the conspiracy has already ended and the statements made by the lady are not relevant under section 10. But still the Mirza Akbar was convicted under section 302 for the because there is enough material available in those letters exchanged between the both the conspirators, that lady and Mirza Akbar, that are enough for his conviction under circumstantial evidence, and for the conviction that are enough, but not under section 10 evidence law. So this is this section, students. Next time we will read much more other sections, but please subscribe our channel and like, and it will be just helpful for us to move forward and make more content, reliable content for you. Please subscribe, friends.